कि आज हम करेंगे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। इससे पहले कन्वोल्यूशन क्या होती है आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशन का। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी नेटवर्क का इम्पल्स रिस्पांस पता हो तो यूजिंग कन्वोल्यूशन हम उस नेटवर्क का रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऐसी इनपुट पे जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, बल्कि एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता बल्कि लेबॉर्ट्री में आप प्रोड्यूस करते हैं, उस पर उस नेटवर्क की आउटपुट क्या होगी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसका इम्पल्स रिस्पांस पता हो। अब इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है, मींस कोई भी सिस्टम है आप उसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल दें और उसकी आउटपुट चेक करते रहें कि वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ऐसा है कि आपने इनपुट पे यूनिट इम्पल्स दिया और आप उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते रहे, तो ये उसका इम्पल्स रिस्पांस है कि वो कैसे बिहेव करता है। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का हम नेटवर्क रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऐसी इनपुट पर जिसको हम एनालिटिकल फंक्शन के तौर पर तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे। मींस किसी भी ऐसी इनपुट पर यूजिंग कन्वोल्यूशन आप कोई भी नेटवर्क रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं जिसको हम मैथमेटिकली लिख नहीं सकते एनालिटिकल फॉर्म में, लेकिन हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं डिजिटली। तो ये एक बहुत हैंडी टूल है। इससे हम इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिग्नल सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा हम कन्वोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट को मॉडल करने के लिए। ऐसा सर्किट या सिस्टम जो कि कम्प्लीटली अननोन हो हमारे लिए और हम उस सर्किट का रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन जो कि हमें कम्प्लीटली अननोन है। ठीक है, और हम उसका यूजिंग कन्वोल्यूशन रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कम्प्लीटली अननोन सर्किट्स क्या होते हैं वो हम जाहिर सी बात है जब इसको अभी हम ड्राइव कर लें, इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे फर्दर सिग्नल सिस्टम के कोर्स में और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्स में। तो सर्किट एनालिसिस में हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे सर्किट्स का रिस्पांस फाइंड करने के लिए जिसकी जो टोटली अननोन हो हमारे लिए, ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम ड्राइव करते हैं। हमने डिस्कस किया था जब हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे कि कन्वोल्यूशन होती क्या है। तो कन्वोल्यूशन का जो साइन है एफ ऑफ टी, हम कहते हैं दो फंक्शन आपस में जब कन्वॉल्व हो रहे हो तो हम उसको, ये साइन है कन्वोल्यूशन। इसका मतलब है कि एफ ऑफ टी, f1 ऑफ टी और f2 ऑफ टी आपस में कन्वॉल्व होंगे। और इसको लिखा कैसे जा सकता है, हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन में शिफ्ट आ जाती है, दूसरा एज इट इज़ रहता है और ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फंक्शन में शिफ्ट डाल सकते हैं और दूसरे को एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। तो 0 to t f1 t minus lambda, f1 t minus lambda, f2 of lambda t lambda। ये मैथमेटिकली हम लिखते हैं कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो कनेक्शन ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि अब
f1 ऑफ टी किसी भी टाइप का हो सकता है, f2 ऑफ टी एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइनोसॉइडल हो सकता है। तो ये एक इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या लिंक है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इसका ये लिंक है कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। तो इन फंक्शंस को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दें, इसका f1 ऑफ s बन जाए, इसका f2 ऑफ s बन जाए, तो हम सिंपल उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि हम टाइम डोमेन में ये कॉम्प्लेक्स सा इंटीग्रल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिंक है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कि हम कन्वोल्यूशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो या जैसे मैंने आपको कहा था, आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक ही बात है। अगर मैं लिख दूं f2 ऑफ t माइनस लैम्डा f1 ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, ये दोनों तरीके हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा और दोनों तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी कन्वोल्यूशन है, ये भी कन्वोल्यूशन है। आप ये शिफ्ट f1 में भी डाल सकते हैं, f2 में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन जो है वो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन है। मीन्स हम कह रहे हैं कि f ऑफ s इस फंक्शन का है f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। लैप्लास में हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि टाइम डोमेन में कन्वॉल्व होता है प्रोसेस। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके हम देखते हैं कि जब हम इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये चीज़ बनती है या नहीं बनती। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t लेते हैं हम, वो इसके इक्वल हो जाएगी, क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी कन्वोल्यूशन e रेज़ टू पावर माइनस st dt। यही होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, फंक्शन इंटू e रेज़ टू पावर माइनस st dt। तो अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि ये किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए और हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन u t माइनस लैम्डा अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये 1 कब होगा और 0 कब होगा। फॉर t ग्रेटर देन लैम्डा ये 1 होगा, फॉर t लेस देन लैम्डा ये 0 होगा। या आप इसको लैम्डा के लिहाज से लिखें तो लैम्डा लेस देन t एंड लैम्डा ग्रेटर देन t। ठीक है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। t ग्रेटर देन लैम्डा और लैम्डा लेस देन t एक ही बात है। और लैम्डा लेस देन t एंड फॉर लैम्डा ग्रेटर देन t। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अगर मैं इसको इसमें इंटीग्रेट करूं 0 टू इंफिनिटी 0 टू
infinity f1 of t minus lambda into u of t minus lambda f2 of lambda t lambda e raised to power minus st dt। अब चेंज क्या किया मैंने, ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि मैंने 0 से t को 0 से इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी कर दिया और फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 से t तक की वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो था f1 t माइनस लैम्डा अब 0 से इन्फिनिट तक एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही वैल्यूज t से लैम्डा की वैल्यूज t से ग्रेटर होंगी आंसर वैसे भी 0 आना, ठीक है। u ऑफ t लैम्डा क्या बता रहा है, ये कब 0 होगा, जब लैम्डा की वैल्यू t से ग्रेटर होंगी या t की वैल्यू लैम्डा से कम होगी, तो उस पार्ट के लिए ये वैसे ही 0 होगा, अदरवाइज ये 1 होगा। तो मींस हमने इस फंक्शन को जब इस फॉर्म में लिखा तो फायदा हमें क्या हुआ कि हमारी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी और चेंज क्या आया, इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन के लिए ब्रेक करके लिखूं तो यूं बन जाएगा, अब देखें लैम्डा जो है कब 1 है, u ऑफ t माइनस लैम्डा कब 1 है, जब t ग्रेटर देन लैम्डा है या लैम्डा लेस देन t है। जब तक लैम्डा लेस देन t है इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जब तक लैम्डा लेस देन t है तो इसकी लिमिट क्या है, 0 टू t। 0 टू t में जो पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं लिमिट में लैम्डा की वो क्या है, 0 से t तक। लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो 0 से t तक है। तो जब तक लैम्डा लेस देन t रहेगा ये 1 रहेगा। जब तक लैम्डा लेस देन t रहेगा u ऑफ t 1 रहेगा और वैल्यूज कहां तक आ सकती हैं इसमें, 0 से t तक। तो मींस इस लिमिट के लिए ये 1 रहेगा, ठीक है। इसी तरह 0 कब है, जब लैम्डा ग्रेटर देन t हो जाएगा। आगे से जो लिमिट शुरू हुई है वो t टू इन्फिनिटी है। अब इसमें जो लैम्डा, क्योंकि ये हमने रिस्पेक्ट टू लैम्डा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो लिमिट्स हैं ये लैम्डा की हैं, 0 टू t लिमिट्स लैम्डा की हैं। तो अब लैम्डा में जो लिमिट आ गई है वो t एंड ग्रेटर देन t, फॉर वैल्यू t एंड ग्रेटर देन t। तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन t होगा तो ये चीज u t माइनस लैम्डा 0 होगा। तो
इसी चीज को हमने रिक्रिएट कर दिया है, क्योंकि जो हमने चीज ऐड की है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि t से इंफिनिटी की वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैसे ही जीरो हो रहा है, और t से लेस वैल्यूज के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सेम फंक्शन है। ठीक है, फायदा हमें क्या होगा कि हमारी लिमिट 0 से इंफिनिटी चलेगी। अब 0 से इंफिनिटी वाली लिमिट की हमें प्रॉपर्टी है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो ये प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग की, हमने यूज भी किया पिछले क्वेश्चंस में। तो जब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे? 0 टू इंफिनिटी दिस फंक्शन इनटू e रेज़ टू पावर माइनस st। जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास आता है e रेज़ टू पावर माइनस t नॉट s f ऑफ s। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमने इसको 0 से इंफिनिटी किया लिमिट को, ताकि हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें। तो देखें ये मैच हो रहा है, t माइनस टी नॉट है, यहाँ t माइनस लैम्डा है, और u ऑफ t माइनस टी नॉट u ऑफ t माइनस लैम्डा। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज करें, ये तो टर्म वैसे ही जीरो हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो ये क्या बन जाएगा? 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा s f ऑफ f1 है, तो f1 ऑफ s, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने। ठीक है, इधर ये वाली प्रॉपर्टी यूज की हमने इनटू e रेज़ टू पावर माइनस st, ये बाहर वाला dt। तो f1 ऑफ s इसके लिए कांस्टेंट बन रहा है, f1 ऑफ s को बाहर ले लें, 0 टू इंफिनिटी क्या रह गया? f2 ऑफ लैम्डा f2 ऑफ लैम्डा भी है। अच्छा, अच्छा हमने अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ये इस प्रॉपर्टी से ये कब आता है? जब हम इसकी 0 टू इंफिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं इनटू e रेज़ टू पावर माइनस st, तो ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर हमने ये वेरिएबल चेंज करने थे, ये विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बाहर वाले को पहले यूज कर लें और अंदर वाली वेरिएबल के लिहाज से बाद में इंटीग्रेट कर लें। तो हमने करना क्या था, सॉरी ये करेंगे लेकिन एक स्टेप के बाद। इस फॉर्म को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0 टू इंफिनिटी f2 ऑफ लैम्डा, हम पहले 0 टू इंफिनिटी f1 ऑफ t माइनस लैम्डा u ऑफ t माइनस लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस st dt वाला पार्ट पहले कर रहे हैं और d लैम्डा हम बाद में करेंगे। तो इस चीज को जब आप कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल देखें इस प्रॉपर्टी वाली फॉर्म बन गई है, तो अब ये बनता है ऐसे 0 टू इंफिनिटी f2 ऑफ लैम्डा, ये चीज क्या बन जाएगी? f1 ऑफ s d लैम्डा। तो
f1 ऑफ s कांस्टेंट बाहर चला गया 0 to infinity f2 ऑफ लैम्डा। इसके साथ एक और चीज क्या आनी थी, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा s t लैम्डा, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा s d लैम्डा। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, क्या होता है f ऑफ t e रेज़ टू पावर माइनस s t dt। तो ये एक्चुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ही बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। तो आपने देखा कि कंक्लूजन इन टाइम डोमेन जो थी वो मल्टीप्लिकेशन इन s डोमेन होगी। तो अगर बजाय इसके कि हम ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करें f1 ऑफ t और f2 ऑफ t का f1 ऑफ s और f2 ऑफ s फाइंड कर लें और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर वापस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके टाइम डोमेन में ले जाएं, तो हम ये कन्वोल्यूशन का प्रोसेस बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। ये केला इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए था। ठीक है, अगर ये वाला इंटीग्रल हो आप इसको ब्रेक करें तो कैसे होगा वो, ऑफ कोर्स हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया था हमने और e रेज़ टू पावर f2 ऑफ लैम्डा बाय dt ठीक है। तो ये सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए था कि इसका वैसे भी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, क्योंकि लैम्डा फॉर ग्रेटर लैम्डा t फॉर ग्रेटर वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 है, अदरवाइज वो 0 है। तो ये वो चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए। हमने प्रॉपर्टी जो यूज की है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के टेबल में एग्जिस्ट करती है, हम इसको पहले भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने देखा कि कन्वोल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। कन्वोल्यूशन जो टाइम डोमेन में होती है ये प्रोसेस, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर होगा। Transfer function for a network is given by the expression h of s is v naught of s over v s of s and over s plus 5. The input is unit step function. The input is unit step function, कहता है vs of s unit step function है। unit step हमें पता है टेबल से u of t जो है उसका टाइम डोमेन 1 of s होता है। let us consider a network. 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 Let us consider a network
Let us use convolution to determine the output voltage V naught of t. कहते हैं आउटपुट वोल्टेज V naught of t फाइंड करें, बट यूजिंग कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन यूज करके आपने आउटपुट वोल्टेज V naught of t फाइंड करनी है। तो हमें पता है एच ऑफ एस क्या है, 10/s+5। तो एच ऑफ टी क्या होगा, टेबल में आपको पता है ये फॉर्म क्या बनती है, 10e−5t। ठीक है, टाइम डोमेन में ये फॉर्म बनी। तो V naught of t अगर हमने फाइंड करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन, तो एक हमारे पास इनपुट गिवन है Vs ऑफ s। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो आउटपुट और इनपुट होता है, और V naught of s इक्वल होती है हमेशा H of s इंटू इनपुट के। V naught of s यहाँ से किसके इक्वल बन रही है, V naught of s इज H of s इंटू Vs of s। कहते हैं V naught of s फाइंड करें यूजिंग कन्वोल्यूशन। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इन एस डोमेन होती है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो अगर हम V naught of t फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 से t h of t और Vs of t को कन्वॉल्व कर देंगे, h of t को और Vs of t को कन्वॉल्व कर देंगे। अब h of t है ये, Vs of t क्या बनेगा, Vs of s क्या है, 1/s। तो हमें पता है ये क्या होता है, u of t। तो h of t भी हमारे पास है, u of t भी हमारे पास है। तो हम इसको कन्वॉल्व कर देंगे। कन्वॉल्व में आपको पता है कि या तो आप फर्स्ट फंक्शन को शिफ्ट करते हैं या सेकंड को शिफ्ट करते हैं। तो एक फंक्शन हो गया u of t, हम चूज करते हैं, लेट्स से पहले हम कहते हैं कि ये f1 है और ये f2। ठीक है, इससे जो बनेगा और इससे जो बनेगा वो f1 of t है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। f1 अगर हमने कहा इसको, कन्वोल्यूशन का फार्मूला अगर हम जल्दी लिख लें तो f of t किसके इक्वल होगा, f of t होता है 0 to t f1 of t minus lambda f2 of lambda d lambda। तो अगर हम f1 of t h of s को f1 of t कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस फार्मूले के मुताबिक इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसमें शिफ्ट करेंगे और यानी कि दूसरे वाला एज इट इज रह जाएगा। तो 10 u of lambda, u of t को हमने रहने दिया, शिफ्ट हमने किसमें यूज किया, e⁻⁻5 t minus lambda d lambda। ठीक है, एक फंक्शन f1, एक f2। दूसरा क्या हो सकता था, ft ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है 0 to t f1 एज इट इज और f2 में आप t minus lambda की शिफ्ट कर। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में यही फंक्शन बन जाएगा v naught of t, ऐसे हो जाएगा
v naught of t will be 0 to t as it is रहने देंगे हम 10 e raised to power minus 5t को, और u of t में t minus लैम्डा करते हैं, ये 5 लैम्डा होगा और ये हो जाएगा d लैम्डा। तो चाहे आप इसको सॉल्व करें चाहे आप इसको सॉल्व करें, दोनों कन्वोल्यूशन के लिहाज से सही है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको पहले ओपन कर लें। ये बन गया 10 u ऑफ लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस 5t इंटू e रेज़ टू पावर 5 लैम्डा d लैम्डा। ठीक है, अब इसमें t तो कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हम कर रहे हैं, तो e रेज़ टू पावर माइनस 5t आ गया बाहर, 0 टू t, 10 भी आ गया बाहर क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, और पीछे रह गया e रेज़ टू पावर 5 लैम्डा। और हमें पता है कि u लैम्डा फॉर दीज वैल्यूज, हमें पता है u लैम्डा फॉर वैल्यूज लैम्डा ग्रेटर देन 0 1 होगा, तो 0 से t ग्रेटर देन 0 वैल्यूज हैं तो ये 1 होगा, तो इसको हम 1 ले लेते हैं, e रेज़ टू पावर 5 लैम्डा d लैम्डा। ये बेसिक यूनिट स्टेप फंक्शन की यही डेफिनेशन है, फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 0 ये 1 होता है, तो 0 से t जो लिमिट है ये ग्रेटर देन 0 ही काउंट होती है, तो इसमें हमने u ऑफ लैम्डा को 1 ले लिया। तो क्या बना, 10 e रेज़ टू पावर माइनस 5t, e रेज़ टू पावर 5 लैम्डा का इंटीग्रल क्या होगा, डिवाइड बाय 5, क्योंकि इसके आगे 5 होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा अगर इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 5 डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर 5 लैम्डा लिमिट 0 टू t 2 e रेज़ टू पावर माइनस 5t e रेज़ टू पावर 5t माइनस 1। तो इसको इस फॉर्म में रहने दें। टू को अंदर e रेज़ टू पावर माइनस 5t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 5t इंटू e रेज़ टू पावर 5t क्या होगा, 1 e रेज़ टू पावर 0 माइनस 5t प्लस 5t डिफरेंस हो जाएंगे, तो e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 5t u ऑफ t। ये वैल्यूज किसके लिए थी, फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 0, तो u ऑफ t शो कर रहा है ये है v नॉट ऑफ t। वापस सुनने हमें क्या कहा गया, एक h ऑफ s गिवन था 10 ओवर s प्लस 5, ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है आउटपुट ओवर इनपुट होता है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों हमें इनपुट वोल्टेज गिवन थी और ट्रांसफर फंक्शन गिवन था। ट्रांसफर फंक्शन से h ऑफ t हमने बनाया कैसे, उसने कहा कि फाइंड करें v नॉट ऑफ t लेकिन कन्वोल्यूशन को यूज करके,
तो कन्वोल्यूशन को यूज करके v नॉट ऑफ t हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है v नॉट ऑफ s यहां से इक्वल हो जाएगा h ऑफ s इनटू vs ऑफ s, और ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन इन टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन होती है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया और कन्वोल्यूशन वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके लिए हमें h ऑफ t चाहिए था, वो हमने यहां से फाइंड कर दिया 10 e raised to minus 5t। vs ऑफ v h ऑफ t चाहिए था, तो vs ऑफ s क्या था? 1 over s हमें पता है u ऑफ t होता है टाइम डोमेन में, तो vs ऑफ t जो था वो u ऑफ t बना। तो फिर हमने दोनों फंक्शंस को इन फार्मूलास को यूज करते हुए 1 2 इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, हमने इसको कन्वॉल्व किया। तो इसमें हमने ऊपर वाला फार्मूला यूज किया, हमने जो शिफ्ट किया वो f1 हमने कहा था h ऑफ t को, तो उसमें शिफ्ट किया। दूसरे वाले में हमने u ऑफ t को कहा f2 और उसमें हमने शिफ्ट किया। इससे हमारा आंसर आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? अब ये वैल्यूज कब चेंज हो रही हैं? 0 से t वेरी क्या कर रहा है? लैम्डा। 0 से t वेरी कर रहा है लैम्डा। तो हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है u ऑफ t, वो होता है ये, और u ऑफ t माइनस लैम्डा क्या होगा? लेट्स से दिस इज लैम्डा। ये तो सबस्क्रिप्ट के अंदर यूनिट इंपल्स में अगर वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आए तो वो हमेशा 1 बनता है, अदरवाइज वो 0 बनता है। तो लैम्डा को अगर हम देखें, लैम्डा वैरी कर सकता है 0 से t, 0 से t। तो हम ये पूरी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। लैम्डा में जब 0 पुट होगा तो क्या होगा? u ऑफ t माइनस 0। सबस्क्रिप्ट के अंदर t माइनस 0 वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, g ग्रेटर देन 0 है। मैक्सिमम इसको कर लें t माइनस t बाई 2, 0 से t तक वेरी कर रहा है ना लैम्डा। t बाई 2, t माइनस t बाई 2 क्या होगा? अगेन वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 बनेगी, ये ग्रेटर देन 0 बनेगी, ग्रेटर देन 0 पे u ऑफ t 1 होता है। फाइनल वैल्यू लैम्डा की क्या है? t माइनस t, ठीक है। u ऑफ 0 जो हम जनरल फंक्शन है उसमें हमने ये बनाया होता है कि 0 पर भी ये 1 है, लेकिन एक्चुअली फॉर ग्रेटर देन 0 हम इसको 1 कहते हैं, लेस देन 0 इसको 0 कहते हैं। ये चीज अनडिफाइन होती है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको ऐसे ही ले सकते हैं कि जितनी भी इसकी पॉसिबल रेंज बन रही है लैम्डा की, उसमें जो u ऑफ t है वो 1 बन रहा है। जितनी भी पॉसिबल रेंज बन रही है लैम्डा की, लैम्डा वेरी कर सकता है 0 से t में, 0 से t तक जो भी वैल्यूज हम इसमें पुट करके देखें तो u ऑफ t की जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है। और यूनिट इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर इसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो 1 होता है, ठीक है। तो हर डेफिनेशन के लिहाज से ये 1 बन रहा है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 से। क्या रह गया? 0 to t 10 e raised to power minus 5 lambda d lambda, और
10 दोबारा से इसके साथ 5 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें 5 चाहिए बल्कि -5, तो ये बन जाएगा e⁻⁻5 लैम्डा 0 to t -2 e⁻⁻5t माइनस e⁻⁻01। तो अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस e⁻⁻5t u ऑफ t। तो देखें, चाहे ये वाला आप कन्वोल्यूशन वाला फार्मूला यूज करें, फर्स्ट फंक्शन में शिफ्ट करें, चाहे ये वाला यूज करें जिसमें सेकंड फंक्शन में आपने शिफ्ट किया है। देखिए मैंने इसमें सेकंड फंक्शन में शिफ्ट किया है, फंक्शन हमारे पास थे u ऑफ t और 10 e⁻⁻5t, इसमें 5t वाले में शिफ्ट किया है, आंसर देख लें वही आया है। इसमें u ऑफ t वाले में शिफ्ट किया है, आंसर देख लें वही आया है। मेन चीज है आपको इसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लिमिट्स हैं लैम्डा की, लैम्डा वैल्यू का है 0 to t, तो फॉर ऑल पॉसिबल लिमिट्स ऑफ लैम्डा u ऑफ t माइनस लैम्डा जो है वो 1 बनता है। क्यों? क्योंकि t माइनस लैम्डा हमेशा ग्रेटर देन 0 बनता है। पैरेंथेसिस के अंदर यूनिट स्टेप में जो वैल्यूज बन रही है, अगर जब तक वो नॉन जीरो रहती है, ग्रेटर देन 0 रहती है, तो u ऑफ t का आंसर हमेशा 1 आता है, अदरवाइज वो 0 होता है अगर सबस्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वैल्यूएट करनी आनी चाहिए। जब ये 1 हो जाएगा तो बाकी फिर सिंपल इंटीग्रेशन। इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया। v नॉट ऑफ t। अब अगर आपने कुछ देखा है कि हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हम v नॉट ऑफ t फाइंड करना चाह रहे थे यूजिंग कन्वोल्यूशन। अब अगर मुझे पता है कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो मेरे लिए आसान ये नहीं था कि मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता और फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके v नॉट ऑफ t फाइंड कर लेता। ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे कहा गया था ऐसे करने को, लेकिन ये और तरीके से भी हो सकता है, वो मैं कर देता हूँ। h ऑफ s गिवन है, vs ऑफ s गिवन है, v नॉट ऑफ t फाइंड करना है। तो मैं सिंपली कहता हूँ v नॉट ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s इंटू ps ऑफ s। तो क्या हो जाएगा? v नॉट ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s इज 10 ओवर s प्लस 5, vs ऑफ s इज 1 ओवर s। तो v नॉट ऑफ s क्या बन गया? 10 ओवर s प्लस 5 s प्लस 5। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं यूज करूं, मैं इसको लिख सकता हूं k1 ओवर s प्लस k2 ओवर s प्लस 5। अब k1 और k2 कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? मुझे पता है k1 किसके इक्वल होगा, k1 इज 10 over s plus 5, put s is equal to 0, 10 over 5, 2. Now k2 is equal to 10 over s, put s is equal to minus 5, minus 2. k1 is 2, k2 is minus 2।
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, ये क्या बनता है 2u ऑफ t माइनस 2e raised to power minus 5tu of t 2u of t 2 कॉमन ले लें, क्या बना 1 minus e raised to power minus 5t u of t 1 2 3 4 और ये सारे सिंपलीफाइड स्टेप्स थे, मींस हमने इसमें अलजेब्रा परफॉर्म किया है, हमने कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं की, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं की, बल्कि जब ये फॉर्म हमारे पास k1 और k2 आ गया तो हम टेबल यूज करते हैं। टेबल यूज करते हुए हमने देखा 1/s u of t होता है और 1/s plus a, ये फॉर्मेशन जो होती है वो e raised to power minus at बनती है। तो हमने इस टेबल को यूज करते हुए s 1/s plus a बन रहा था तो ये बना 2 e raised to power minus 5। तो कंपेयर कर लें, वही चीज बनी जो कि कन्वॉल्व करके बनी थी, लेकिन जब हमने टाइम डोमेन में किया तो वो इंटीग्रेशन की हमने, ठीक है, और फिर हमने देखा u of t को कब 1 सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और सारी मतलब आप कंपैरेटिवली देख लेंगे v नॉट ऑफ t आसानी से किस प्रोसेस से निकला। एक हमने कन्वोल्यूशन की, दूसरा हमने इसको कॉन्सेप्ट को यूज किया कि अगर ये कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके और आखिर में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, हमारे पास वही आंसर आ गया जो कन्वोल्यूशन से आ रहा। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इसका फायदा क्या है। हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। इनिशियल वैल्यूज या इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस हम इससे पहले भी फाइंड करते रहे। आपको अगर याद हो 7th चैप्टर में सेकंड ऑर्डर सर्किट्स भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम जब भी कोई सर्किट सॉल्व करने लगते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर हो, तो हम इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, या अगर करंट फाइंड कर रहे हैं तो पहले से इंडक्टर के क्रॉस कोई करंट तो नहीं था। इसको कहते हैं हम इनिशियल कंडीशन। एक आपको याद होगा स्टेप बाय स्टेप मेथड में आई थिंक 4th स्टेप था, वोल्टेज अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आप v0 इन्फिनिटी फाइंड करते हैं, या करंट फाइंड कर रहे हैं तो आप i0 इन्फिनिटी फाइंड करते हैं। तो ये है फाइनल वैल्यू, ठीक है, एट टाइम t इज टू इन्फिनिटी पर सर्टेन फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो टाइम डोमेन के केस में तो हम सिंपली कर लेते हैं कि f ऑफ t अगर हमें गिवन है तो 0 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन आ जाती है। f ऑफ t अगर गिवन है तो उसमें इन्फिनिटी पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल कंडीशन आ जाती है। तो टाइम डोमेन में तो ये बहुत आसान है। लेट्स से f ऑफ t हमें गिवन है 20 e raised to power minus 5t तो आप इसकी इनिशियल या फाइनल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो t को 0 पुट कर दें, क्या होगा 20, इसकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। t को इन्फिनिट पुट कर दें तो 0 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हम क्या करते हैं कि अगर f ऑफ t गिवन है तो t को इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी हो तो 0 पुट कर देते हैं, फाइनल वैल्यू फाइंड करनी हो तो इन्फिनिट पुट कर देते हैं। तो ये तो हमें पता है, बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। लेकिन अगर फंक्शन आपका गिवन हो एस डोमेन की फॉर्म में, ठीक है, f ऑफ s आपको गिवन, तो आपको अगर इनिशियल या फाइनल कंडीशन फाइंड करनी पड़ जाए तो आप क्या करें, ठीक है, उसमें तो फिर अब f ऑफ s है तो f ऑफ t तो गिवन नहीं है, या तो आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया उसको f ऑफ t फाइंड करें और उसमें पुट कर दें, वो तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट f ऑफ s से इनिशियल और फाइनल कंडीशन गेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये थ्योरम है। तो इनिशियल वैल्यू के लिए जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन t
फ्रॉम एफ ऑफ एस, तो आप ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो आपके पास एफ ऑफ एस गिवन है उसको एस से मल्टीप्लाई करें और लिमिट ले लें एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ जीरो आएगी। ठीक है, इन शॉर्ट आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन एस डोमेन में गिवन है और आप एफ ऑफ जीरो टाइम डोमेन का एफ ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो इक्वल होगा एफ ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करें और उसकी लिमिट ले लें एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इनिशियल वैल्यू होगी। इसी तरह फाइनल वैल्यू में क्या है, अगर आप फाइनल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी, तो आप क्या करते हैं, इसमें जब t जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो s इन्फिनिट को अप्रोच करता है, जब t इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा हो तो s जीरो को अप्रोच करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे s अप्रोचेस टू जीरो s एफ ऑफ s की। ये है फाइनल वैल्यू के लिए, मींस आपको f ऑफ इन्फिनिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एस को जिस भी फंक्शन एफ ऑफ एस का चाहिए उसको एस से मल्टीप्लाई किया और एस अप्रोचेस टू जीरो की लिमिट निकाल। ये तो है कि इनको यूज करेंगे। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, अब कोई प्रॉपर्टी याद होगी डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो इसको हम यूं प्रूव कर सकते हैं कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें इस प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी की बजाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम दोनों साइड पे लिमिट ले लें एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों साइड पे अगर हम लिमिट लेते हैं एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस। तो अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर ये लिमिट इस पे अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म जो है ये हो जाएगी जीरो, या आप इसे कह लें एफ ऑफ जीरो। ये किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ जीरो, क्योंकि ये जब आप इसका लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस, एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस।
अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस। ठीक है, जब ये साइड 0 हो गई तो पीछे क्या रह गया, दिस, और इधर से एफ ऑफ 0 साइड पे आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एस है ही नहीं तो इस पे लिमिट तो ऐसा जब अप्लाई हो नहीं सकती, तो ये 0 हो गया, तो एफ ऑफ 0 इक्वल हो गया लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस। मींस अगर आपके पास फंक्शन एस डोमेन में हो, अगर आपके पास फंक्शन एस डोमेन में हो, तो आप सिंपल एस को इन्फिनिट पुट करके इस पे लिमिट लगाएं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इनिशियल वैल्यू होगी, एफ ऑफ 0 होगी। आप इसमें भी लिख सकते हैं लिमिट t approaches to 0 f of t is equal to this। इसी तरह फाइनल वैल्यू को अगर देखें, ये उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी। फंक्शन क्या है जी, 0 to infinity डेरिवेटिव ऑफ f of t e raised to power minus st dt, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इक्वल होता है लिमिट s f of s माइनस f of 0 के। अगर इधर दोनों साइड पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, पहले क्या की थी, s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप कर दें लिमिट s अप्रोचेस टू 0, लिमिट s अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी एफ ऑफ टी लिमिट s approaches to 0 e raised to power minus st dt is equal to limit s approaches to 0 s f of s minus f of 0। तो अगर 0 पुट करें s को तो ये क्या हो जाएगा, 1, क्या रहेगा, 0 to infinity d by dt of f of t dt is equal to this limit s approaches to 0 s f of s minus f of 0। तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, f of t is equal to limit s approaches to 0 s f of s माइनस एफ ऑफ 0, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, कैंसिल हो गया, एफ ऑफ या लिमिट t approaches to infinity f of t is equal to f of infinity, इसके इक्वल होगा लिमिट s approaches to 0 s f of s। तो जब आपके पास f of s गिवन हो और आप f of infinity फाइंड करना चाह रहे हो, गिवन f of s हो तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल उस f of s को s से मल्टीप्लाई करें और लिमिट अप्लाई करते हैं s अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू होगी f इन्फिनिटी। जैसे आप अगर आपके पास टाइम फंक्शन गिवन होता था तो आप t को इन्फिनिटी पुट करके फाइंड करते थे, तो अगर टाइम डोमेन में तो दोनों फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आपके पास f of t गिवन हो, आप t को 0 पुट कर लेते हैं, इनिशियल वैल्यू आ जाती है, t को इन्फिनिट पुट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर f of s गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर इनिशियल और फाइनल वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी पड़ेगी तो फिर आप ये थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के लिए आप लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे f of s के लिए,
फाइनल वैल्यू के लिए एफ ऑफ एस के लिए आप लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे। तो कोई एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गिवन है एफ ऑफ एस इज 10 एस प्लस 1 एस के प्लस 2 एस प्लस 2 एस इंटू एस के प्लस 2 एस प्लस 2। Let us determine the initial and final values for the function and corresponding time function is, इसी का उन्होंने corresponding time function भी दिया हुआ है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके फाइंड किया हुआ उन्होंने, वो है 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 कैपिटल है cos of t minus 135 degree t minus 135 degree u of t। ठीक है, ये एफ ऑफ एस है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ टी है। कहते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू फाइंड करें। तो एफ ऑफ टी क्योंकि गिवन है तो हम पहले इससे फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे। एफ ऑफ 0 क्या बनेगा इसका 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 ई रेज़ पावर 0 1 हो जाएगा, कॉज ऑफ इंटू कॉज ऑफ माइनस 135। इसका आंसर क्या आता है, और फिर इन्फिनिट पुट करके देख लेते हैं। जीरो cos 135 कितना होता है, 0 ओवरऑल 0 होता है, ओवरऑल 0 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा फिर स्पेस। और इसमें आप देखेंगे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे t को तो 1 ओवर इन्फिनिटी मान जाएगा 0, ये पूरी टर्म 0 होगी तो पीछे रह जाएगा 5, यानी कि इनिशियल वैल्यू आती है 0, फाइनल वैल्यू आती है इस फंक्शन की 5। अब हम जो हमने पढ़ा है एफ ऑफ एस क्या पढ़ा है हमने, अगर आपने इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी हो, इनिशियल वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अगर आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो आप लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, एस एफ ऑफ एस करेंगे। ठीक है, तो हम यही करते हैं, हम इनिशियल वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ 0 और एस एफ ऑफ एस करते हैं। एफ ऑफ एस इज एस इनटू लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 एस इनटू 10 into s plus 1 divided by s into s square plus 2s plus 2 s से कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करनी है, लिमिट s अप्रोचेस टू इंफिनिटी 10s plus 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो आपको पता है वही फॉर्म बनती है इंफिनिटी इनवर्स इंफिनिटी, तो ये फॉर्म आपने अवॉइड करनी होती है। तो कौन सा रूल लगता है, लॉपिटल रूल लगता है। हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करने से पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो ऊपर विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा 10, नीचे लूंगा तो क्या बनेगा 2s प्लस 2। तो अब इन लिमिट इन्फिनिट पुट कर सकते हैं जी, आप पुट कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आएगा
एफ ऑफ जीरो जब इन्फिनिट एस पुट होगा तो 10 ओवर इन्फिनिटी इज जीरो। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ भी जीरो, एफ ऑफ जीरो यहाँ भी जीरो था। ठीक है, अब आप आए एफ ऑफ इन्फिनिटी के लिए। एफ ऑफ इन्फिनिटी हमने क्या पढ़ा, किसके इक्वल होगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो पुट करेंगे एस एफ ऑफ एस में, तो लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, एस और एस काट जाएंगे, पीछे क्या रह गया 10 एस प्लस 1, चलो लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस एफ ऑफ एस का ये एस से कैंसिल हो गया। तो अगर हम जीरो पुट करें 10/2 तो कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं तो क्या बनेगा, पर 10 डिवाइड बाय 0 स्क्वायर 0 2s 0 डिवाइड बाय 2 5 एफ ऑफ इन्फिनिटी 5, जो कि आपने देखा था हमने टाइम डोमेन में t को इन्फिनिट पुट किया था तो आंसर 5 आया। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी गिवन हो तो एफ ऑफ टी में तो आपके पास इशू नहीं होता इनिशियल और फाइनल वैल्यू फाइंड करने का। टी को जीरो पुट कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू आ जाती है, टी को इन्फिनिट पुट कर देते हैं, फाइनल वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास एफ ऑफ एस गिवन हो और आपने इससे इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालनी हो तो फिर आप ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं, लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एस, तो उससे हमारे पास आएगी इनिशियल वैल्यू, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस ऑफ एस, उससे हमारे पास आएगी फाइनल वैल्यू। अब ये कंपेयर कर लें, ये इसी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल आंसर सेम आएगा। तो इसे हम कहते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसकी असेसमेंट है 13.14, दो ही असेसमेंट हैं, ये आप लोग कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सिंपल आपने पी एफ ऑफ एस गिवन हो उसको इस एफ ऑफ एस की जगह पुट कर देना है और ये लिमिट अप्लाई कर देनी है। सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस हैं, आपने एफएससी में भी किए हुए हैं और आपने कैलकुलस में भी किए होंगे, तो ये लिमिट के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने सॉल्व 13.14 13.15। मैं इस वक्त एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ असेसमेंट 13.16। वो इससे रिलेटेड नहीं, ये आपने खुद ट्राई करना है, तो प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिए। तो हम कर रहे हैं, पता है, यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड y ऑफ t। y ऑफ t फाइंड करना है और जो गिवन है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d बाय dt ऑफ y प्लस 4y ऑफ t प्लस 4 0 to t ix dx yx dx is equal to 10 ut 10 u of t और y of 0 गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है 10। कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके इसको फाइंड करें। तो इस डेरिवेटिव की तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है कि डेरिवेटिव का क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ये उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। अभी पिछले जो दोनों प्रूफ किए हैं हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करके किए हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, और दूसरा है इंटीग्रल। इंटीग्रल अगर आ जाए प्रॉपर्टी में तो लेट्स से 0 to t f of x dx, इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या बनती है, f of s डिवाइड बाय s। जिस तरह d by
डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनती है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा हमें पता है u ऑफ t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s होती है और a f ऑफ x है तो वो क्या होगा a f ऑफ s। ठीक है, तो इंटीग्रल का हमें पता चल गया अगर इंटीग्रल हो किसी फंक्शन का और उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया हो तो वो फंक्शन एज इट इज आ जाता है f ऑफ s, मतलब उसकी ट्रांसफॉर्म और डिवाइडेड बाय s हो जाता है, जबकि डेरिवेटिव में वो डिवाइड होने के बजाय वो s मल्टीप्लाई हो जाता है और इनिशियल कंडीशन सब्ट्रैक्ट होती है। तो ठीक है, ये टेबल यूज करते हुए हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं s डोमेन में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा s y ऑफ s माइनस y ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ये वाली यूज करते हुए, प्लस 4 ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये हो जाएगा 4 y ऑफ s प्लस इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है तो ये बन जाएगा y ऑफ s ओवर 4y ऑफ s ओवर s इज इक्वल टू 10 u ऑफ t क्या होता है 1 ओवर s 10 ओवर s। y ऑफ 0 हमें गिवन है वो 10 है, तो y ऑफ s अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा s प्लस 4 प्लस 4 ओवर s y ऑफ s इज इक्वल टू 10 ओवर s प्लस 10। ये y ऑफ 0 की वैल्यू 10 पुट की, दूसरी तरफ जा रही है प्लस 10 होगी। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाता है s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 y ऑफ s इज इक्वल टू 10 प्लस 10s। ये तो कैंसिल हो गया s से। y ऑफ s क्या आ गया हमारे पास, y ऑफ s इज 10 इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 और हमने फाइंड करना है y ऑफ t। s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 ये फैक्टर्स क्या बनते हैं, s plus 2 and दोनों s plus 2 बनते हैं। s plus 2 yes मींस ये रिपीटेड केस बन गया। yep y of s is 10, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रिपीटेड केस का भी किया था, तो ये बनता है s plus 2 होल स्क्वायर। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनती है k 1 1 ओवर s plus 2 प्लस k 1 2 ओवर s प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हमने एक खास फार्मूला पढ़ा था, वो क्या फार्मूला था, k 1 j इज इक्वल टू 1 ओवर r माइनस j फैक्टोरियल इंटू d r माइनस j ओवर ds r माइनस j ऑफ s प्लस p1 रेज़ टू पावर r इंटू एफ ऑफ s और पुट कर देते थे s इज इक्वल टू माइनस p1, यही था। तो अब r क्या बन रहा है इसमें, r हमें पता है मैक्सिमम पावर होती है r इज टू और p1 क्या है,
इस केस में P1 क्या है, s प्लस P1, P1 is 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, K11 फाइंड करते हैं। अब J1 हो गया तो K11 में 1 ओवर 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 1 ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, आंसर 1। और 1 डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या आएगा, r माइनस ए 2 माइनस 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy ds ऑफ s plus 2 square into f of s is 10 s plus 1 over s plus 2 square और s को पुट कर देंगे माइनस 2 के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ 10s plus 1 क्या आएगा, 10। डेरिवेटिव ऑफ 10s plus 1 is 10, तो s को माइनस 2 पुट कैसे करें, वो आंसर 10 ही आएगा। K11 आ गया आपके पास 10। K12 कैसे आएगा, अब K12 में J2 हो गया, K12 में 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 2 माइनस 2 मीन्स कोई डेरिवेटिव नहीं है, 0th ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 10s प्लस 1, जिसमें हम s को माइनस 2 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि s प्लस 2 स्क्वायर के साथ जब f ऑफ s मल्टीप्लाई करेंगे तो s प्लस 2 स्क्वायर और s प्लस 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 10s प्लस 1, उसमें s को माइनस 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10। K12 इज माइनस 10, तो K11 है हमारे पास 10 और K12 है माइनस 10, तो ये क्या बना 10 ओवर s प्लस 2 माइनस 10 ओवर s प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसको अगर टेबल्स को यूज करते हुए हम ट्रांसफॉर्म करें, ये बनता है e रेज़ टू पावर माइनस 10 e रेज़ टू पावर माइनस 2t माइनस स्क्वायर वाले का क्या था, स्क्वायर वाला नहीं लिखा इसको, स्क्वायर वाले साइड पे लिख देते हैं। ये अगर फॉर्म हो 1 ओवर सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखिए, ये स्क्वायर वाली फॉर्म है 1 ओवर s प्लस a स्क्वायर, तो t e रेज़ टू पावर माइनस a t, ये क्या होगा t e रेज़ टू पावर माइनस a t, 10t e रेज़ टू पावर a क्या है 2 माइनस 2t u ऑफ t। ये आपके पास क्या आ गया y ऑफ t। 10 e raised to power minus 2t minus 10 e raised to power minus 10t e raised to power minus 2t u of t। तो ये गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन गिवन थी, y of t हमने फाइंड करना था। हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टीज इस इक्वेशन को एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक सर्टेन टेबल को रेफर किया, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कैसे रेफर करना है। तो ये टी वाली फॉर्म एस डोमेन में कन्वर्ट होगी, इससे हमने y of s फाइंड किया, y of s की फॉर्म बनी ये। इसको जब सॉल्व किया तो पता चला ये रिपीटेड रूट्स बनते हैं। रिपीटेड रूट्स का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है। वो ये मेथड था, वो जनरल फार्मूला था। उस मेथड से हमने K11 और K12 फाइंड किए, जो कि है 10 और -10। तो यूजिंग टेबल इसको वापस हमने टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया, तो ये बनना 10 e raised to power -2t minus 10 t e raised to power -2t u of t। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जब सर्किट को देख के, आपको याद होंगे 7th चैप्टर के सर्किट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड वाले हैं, स्टेप बाय डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में स्पेशली जब आप सर्किट को देख के इक्वेशन लिखते थे, ये सेकंड ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर में, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपके पास।
ठीक है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करते थे। अब क्या है कि अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गया तो उसको सॉल्व करने का आपके पास एक और मेथड आ गया, बजाय इसके कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं S2n में। S2n में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है कि हम अलजेब्रिक इक्वेशंस उनमें कन्वर्ट कर देते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली सर्किट्स वही सॉल्व हो रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाले, लेकिन ये एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज किया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन और या ऐसी इक्वेशन में इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रही है उनको अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया सर्किट आपके सामने 2-3 लेक्चर्स के बाद। इसी के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे कि बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे यूज कर सकते हैं इनको सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब ये सर्किट है, टाइम t 0 पर स्विच ओपन हो रहा है, आपने फाइंड करना है I of t। तो ये आपको पता है आप बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड से। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इसकी। सेकंड ऑर्डर में अब या ओवरडैम्प रिस्पांस बनेगा या अंडरडैम्प रिस्पांस बनेगा या क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस बनेगा। वो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को वो आपको पता ही है, उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में वो भी आपको आइडिया है। तो अब हम सेम वही सर्किट सॉल्व करेंगे लेकिन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्योंकि हमें पता है सर्किट में थ्योरम एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और t 0 पर ये स्विच ओपन हो रहा है, इसका मतलब है इससे प्रीवियस ये काफी देर से कनेक्टेड है। अगर ये काफी देर से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है इंडक्टर और कैपेसिटर ने कोई एनर्जी स्टोर की होगी, तो वो हम पहले इनिशियल कंडीशन इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो अगर स्टेडी स्टेट में हो तो इंडक्टर शॉर्ट होता है और कैपेसिटर ओपन होता है। तो हम कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितने थे वो फाइंड कर लेते हैं टाइम t 0 पे, और इंडक्टर में से कितना करंट पास कर रहा था भी फाइंड कर लेते हैं। आसान सा तरीका इसका नजर आ रहा है। IL 0 किसके इक्वल होगा? V over R 9 एम्पियर। ये हो गया 9 एम्पियर। और हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं कहूँ कि इस लूप में I2 करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में कोई करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो I2 की इक्वेशन अगर मैं लिखूँ क्या बनेगी? -12 + 2I2 - VC0 + 4I2 = 0। क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो I2 0 होगा। नजर आ रहा है कैपेसिटर ओपन हो चुका है। अगर I2 0 होगा तो इक्वेशन पीछे क्या रह जाएगी? VC0 - -12। तो जो कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियल वोल्टेज है वो -12 है, और
इंडक्टर जो थ्रू करंट पास कर रहा है वो 9 एम्पियर। तो हम इधर ये लिख लेते हैं IL IL 0 माइनस 9 एम्पियर है, VC 0 माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन हमने फाइंड कर ली। अब हम कहते हैं स्विच ओपन हो गया, T = 0 पर स्विच ओपन हो गया। स्विच ओपन हो गया तो इस सर्किट का तो कंट्रीब्यूशन गया, पीछे रह गया ये सर्किट, इसमें से IT फ्लो कर रहा है। तो हम यूजिंग KVL IT की इक्वेशन लिखते हैं। IT की इक्वेशन क्या होगी? -12 प्लस 2IT प्लस कैपेसिटर का करंट क्या होता है? C d/dt ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर का करंट होता है। हाँ C dV/dt dV/dt है। C dV/dt होगा। VCT प्लस 4IT प्लस इंडक्टर का करंट क्या होता है? 1/1 हेनरी इंटीग्रल 0 to t वोल्टेज वोल्टेज होता है V L of t dt is equals to 0। अच्छा, सॉरी कैपेसिटर का करंट नहीं, कैपेसिटर का वोल्टेज लिख देते हैं ना। हम ये क्या लगा रहे हैं? KVL अप्लाई कर रहे हैं। KVL में इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज लिखने हैं। तो कैपेसिटर का करंट नहीं लिखना हमने, सॉरी, हमने कैपेसिटर के वोल्टेज लिखने हैं। कैपेसिटर के वोल्टेज क्या होते हैं? 1/C इंटीग्रल IC ऑफ IC होते हैं। यप या बल्कि हम इसको और आसान भी कर सकते थे। हम इसको सीधा VCT भी लिख सकते हैं। VCT ठीक है। अगर हमने वो इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हुए VCT की पोलैरिटी क्या रखी थी? प्लस माइनस रखी।
ये रखी थी VCT, तो फिर यहाँ माइनस आ जाए। अच्छा, इंडक्टर के वोल्टेज क्या होते हैं? dI/dt d/dt L into d/dt of I I current passing through it, yep and इंडक्टर के वोल्टेज हम लिखते थे, ये इंडक्टर का भी करंट लिखती है। d/dt of current passing through it which is IT। हम दोबारा से देखें क्योंकि बहुत जगहों पर कंफ्यूजन हुई थी। हम लिखते हैं KVL में हमने कैपेसिटर की पोलैरिटी VCT ली प्लस -12 प्लस 2 इंटू IT माइनस VCT प्लस 4 इंटू IT प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या होते हैं? L d/dt of current passing through it which is IT because ये सीरीज सर्किट है, so 1 into d/dt of IT। ये बन गई इक्वेशन, इस सर्किट की इक्वेशन। तो अभी VCT को भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं? 1/C 1/1 इंटीग्रल करंट पासिंग थ्रू इट व्हिच इज IT dt प्लस VCT नॉट, ये होता है। अगर आपको याद हो, हम इंडक्टर के कैपेसिटर के वोल्टेज कैसे लिखते थे? वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कोई भी हो VCT, उसको हम लिखते हैं VT नॉट प्लस 1/C 0 to T। IT VT में हमेशा कंफ्यूजन होती है। IT ओके IX dx, ये है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस कुछ वोल्टेज हो सकते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए हम उसको भी ऐड करते हैं। तो ये VCT नॉट भी पहले आएगा, मींस ये क्या है? VCT नॉट प्लस 1/C 0 to T IT dt, ठीक है। इस अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसको हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, तो हम इसको S डोमेन में ले जाते हैं। S डोमेन में लेके जाएंगे तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -12 प्लस 2IS प्लस ये क्या होगा? VCT नॉट इनिशियल वैल्यू 0 थी, VC0 कितना था? हमने फाइंड किया था, VC0 था -12। लेकिन वो हमने ऑपोजिट पोलैरिटी से फाइंड किया था, सॉरी। पक्की बात है, वो पोलैरिटी ये थी प्लस माइनस थी। हम इसी बेस पे केवीएल लिखा था ना, क्लॉकवाइज की बेस पे हम केवीएल लगाए तो उस बेस पे भी करें। हाँ, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आता है क्योंकि ये माइनस VCT बन, तो ये माइनस अभी बाहर आने देते हैं। माइनस ये क्या था? VC0 -12
-12 प्लस 1/1 इंटीग्रेशन में क्या चेंज आती है, IS प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रेशन की पढ़ी थी, इंटीग्रेशन हो रही है तो IS डिवाइड बाय S हो जाता है, ठीक है, प्लस 4 A f of t A f of s बन जाता है, तो ये 4 I s बन जाएगा, प्लस डेरिवेटिव क्या बनता है s I of s माइनस I of 0 इक्वल टू 0। तो VC T नॉट ये VC 0 बनती थी वो -12 है और IL 0 हमारे पास 9 एम्पियर है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या बन जाएगा 2IS माइनस IS ओवर S, ये +12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे और +4 I of s +4 I of s plus I of s प्लस S I of s इक्वल टू 9 IL0 इनिशियल करंट था, ये इनिशियल करंट किसका, इंडक्टर का, इंडक्टर का इनिशियल करंट क्या था 9 एम्पीयर, तो -9 उस पर जाके 9 होगा। इससे IS अगर आप कॉमन ले लेते तो क्या बनता है 2 - 1/s प्लस 4 प्लस S I of s इक्वल टू 9 और IS is 9 डिवाइडेड बाय S, एलसीएम ले लें 2s माइनस 1 प्लस 4s plus s square प्लस S स्क्वायर और 9s डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 6s माइनस 1, S स्क्वायर प्लस 6s माइनस 1, ये कैलकुलेशन में कोई मसला लग गया, S स्क्वायर प्लस 6s माइनस 1, देखें S स्क्वायर प्लस 6s माइनस 1 9s ओवर S स्क्वायर प्लस 6s माइनस 1, इसका देखो क्या बनता है -3 plus -√10 -3 plus -√10 रूट्स ये बनते हैं रियल और डिस्टिंक्ट मान लें, तो ये बनता है 9s और S रूट्स बोलना +3 -√10 3 -√10 -√10 3 minus √10 yes s plus 3 plus √10 S plus 3 plus √10 yes ये तो इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करें f of s की तो क्या बनेगा k1 ओवर s plus 3 minus √10 plus k2 ओवर s plus 3 plus √10, तो k1 और k2 फाइंड कर लें, k1 और k2, तो k1 किसके इक्वल हो जाएगा, k1 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू -3 प्लस √10 डिवाइडेड बाय -3 प्लस √10 प्लस 3 प्लस √10, तो ये क्या बना k1
पॉइंट्स पे मुझे बताऊंगा डेसिमल में K1 क्या बनता है? K1 बनता है 0.23। 0.23। कहाँ पे गलती हुई है? इसको पॉज करो। अच्छा, बजाय इसके कि हम उस तरह से भी जाते हैं नेगेटिव पोलैरिटी से भी, हमने क्या किया था कि हमने जो Vc0 माइनस फाइंड किया था वो -12 आ रहा था, हमने उसकी पोलैरिटी ये ली थी। तो क्योंकि हम देखते हैं आईटी की पोलैरिटी, हम बजाय इसके कि नेगेटिव की साइन की कंफ्यूजन में पड़े, हम क्या करते हैं, हम प्लस Vc0 फाइंड कर लेते हैं। प्लस Vc0 भी अगर आप देखें इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे -12 प्लस 2 + 4 6 IT प्लस VCT इक्वल्स टू 0 फॉर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन होगा, इंडक्टर शॉर्ट होगा। तो सिंपल VCT जो बनता है वो Vc0 जो बनता है वो 12 बनता है, Vc0 माइनस 12 बनता है। तो बजाय इसके कि आप उस पोलैरिटी में करें जो हमने शुरू में इनिशियल कंडीशन फाइंड की थी, उसको इस पोलैरिटी से फाइंड कर लें। तो क्योंकि वो 12 बनता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, +12 प्लस ISOS, तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनता है माइनस, अब इसके रूट्स क्या बनते हैं प्लस के साथ में, s + 6s + 1। तो हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने बजाय इसके कि नेगेटिव साइन में चलते उस तरह से भी सॉल्व हो जाता है। हमने जो इनिशियल कंडीशन फाइंड की थी वो प्लस माइनस Vc0 माइनस फाइंड किया था, तो हम उसको प्लस माइनस Vc0 माइनस फाइंड कर लेते हैं। तो अगर वो -12 था तो -12 बन गया इस पोलैरिटी -5.82 and -0.17। -5.82 और -0.17 या +0.17। 0.17, ठीक है, ये बन। यस। तो अब K1 क्या बन जाएगा K1 9 × 5.82 और 5.82 प्लस 0.17, K1 क्या बन 8.74। 8.74। 9 × 5.82 ये बन। पिछली दफा +1 के साथ निकाले थे। K2 क्या आता है, K1 आ गया हमारा, इसको -5.82 पुट करने से 9.27, और K2 क्या आएगा, K2 मतलब है इसको -0.17 पुट करो, सिर्फ इसमें 9 × -0.17 and -0.17 plus 5.82। -0.27। -0.27। K2 आ गया हमारा -0.27। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें
एफ ऑफ टी क्या बनेगी, एफ ऑफ टी जो कि एक्चुअली आई ऑफ टी है, आई ऑफ एस था इसके, आई ऑफ टी बनेगा 9.27 e raised to power minus 5.82 t 9.27 e raised to power minus 5.82 t minus minus 0.27 e raised to power minus 0.17 t u of t, u of t. ठीक है। तो ये था जी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड की, y 9 एम्पीयर 12 एम्पीयर, फिर इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी यूजिंग KVL -12 प्लस 2it प्लस Vc, इसके जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के वोल्टेज होते हैं 1/Vc T0 प्लस 1/C, और 0 to t से इंटीग्रेट करते हैं हम करंट पासिंग थ्रू दैट कैपेसिटर 4it प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू इंडक्टर वो बने ये, क्योंकि सीरीज सर्किट का हर एलिमेंट में से IT पास कर रहा है, तो सिंपल हमने इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, 2it 2is बन गया, इंटीग्रल हमें पता है डिवाइड बाय s हो जाता है, तो is डिवाइड बाय s हो गया। 12 इसके वोल्टेज थे वो भी एज इट इज रहे 12, और अच्छा ये सॉरी अब देखिएगा कांस्टेंट जो होता है प्रॉपर्टी में, कांस्टेंट वैल्यू जब कन्वर्ट होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो आपको मैं वो प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टीज का टेबल आ गया। कांस्टेंट का कहीं नहीं, जब भी कांस्टेंट पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगी उसके साथ 12/s आएगा, कांस्टेंट ओवर s जो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। कांस्टेंट का जब भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो 1/s से s से डिवाइड होगा या 1/s से मल्टीप्लाई होगा। इसकी वजह क्या है वो भी हम देख लेते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि आप एक किसी भी इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं और उसमें कांस्टेंट वैल्यू आई है और उस पर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, वो डिवाइडेड बाय s हो, ठीक है। इससे पीछे हमने एग्जांपल की थी, उसमें हमने आई थिंक ये करना भूल गए हैं। वो इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिसको हमने सॉल्व किया था। अच्छा, उसमें इत्तेफाक से कोई कांस्टेंट वैल्यू थी नहीं, ठीक है। जो इससे पीछे हमने किया उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू थी नहीं, लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ये हमेशा s से डिवाइड होती है। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फिर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली, ये चीज बन गई, डेरिवेटिव को कन्वर्ट किया s is माइनस i0 बन गया। फिर सिंपल is को एक तरफ ले गए, is का फंक्शन फाइंड किया, इस फॉर्म में आया, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास
यूजिंग टेबल जो फंक्शन कन्वर्ट हुए IT हमारा आया ये। तो ये तो आ गया IT। अब जल्दी से देख लेंगे कांस्टेंट आ जाए तो उसके साथ 1/s क्यों आता है। हमने अभी तक कांस्टेंट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? f(s) इज 0 to infinity या f(t) होता है और e⁻⁻st dt। तो लेट्स से f(t) कोई कांस्टेंट है a, तो क्या होगा? a e⁻⁻st dt। तो ये क्या हो जाएगा? a/-s, क्योंकि इसके साथ हमें s चाहिए। a/-s e⁻⁻st 0 to infinity a/-s 0-1। क्या बना? a/s। तो जब भी किसी भी कांस्टेंट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे वो s से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए उस इक्वेशन में जो 12 था वो एक कांस्टेंट के तौर पे आ रहा था, तो वो 12/s हो गया। अच्छा, इसमें 9 भी था। नाइन की वैल्यू कब आई थी? सॉरी, अच्छा 9 कब इन्वॉल्व हुआ था ये आप देख लें। 9 इन्वॉल्व हुआ था जब हमने d/dt वाली प्रॉपर्टी जो थी IT, इस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की थी। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होने के बाद I(0) आता है, ठीक है। तो ये अप्लाई होने के बाद कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ है, जो 9 वाला इन्वॉल्व था, जो करंट था, ये अप्लाई होने के बाद हुआ है। जबकि 12 जो था वो उस वक्त मौजूद था जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं की थी। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा हो इक्वेशन में और आप उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो वो डिवाइड/s होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इत्तफाकन 12s कैंसिल हो गए थे, तो ये आपने गलती नहीं करनी। आई डोंट नो ये क्यों स्किप हो गया। तो ये आप याद रख लें कि जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो कांस्टेंट रहता है और डिवाइड/s हो जाता है। और इक्वेशन में 9 था, जो करंट वाला 9 आया था, वो क्यों आया था? वो डेरिवेटिव पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होने के बाद आया था I0, ठीक है। इसलिए उसको s से डिवाइड नहीं किया। तो ये आप चीज़ क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, 13 चैप्टर। अब नेक्स्ट हम करेंगे टोटल सर्किट्स पे जो इसकी एप्लीकेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। हम सर्किट्स सॉल्व करेंगे और एक तो हमने किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट सर्किट को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सर्किट एनालिसिस, ये है चैप्टर 14। ये जब स्टार्ट करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट सर्किट पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में